सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। ये तेज धूप तो चुभती हमें भी है, हम चुप खड़े हुए हैं तो सायबा तो है। बेशक अगर कोई किसी का सायबा बन जाए, किसी को सहारा दे दिया जाए, किसी के साथ 2 पल खूबसूरत तरीके से गुजार लिए जाएं, तो यकीन मानिए हम सब की ज़िंदगी बहुत आसान और सहल हो सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छी सोच के मालिक बन जाएं। कुछ ऐसे ही ख़ास कहानियाँ लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तो बात हो रही थी आपके साथ सायबा की। बेशक अगर कोई किसी का सायबा बन जाता है तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलें अपने आप ही हल हो जाया करती हैं। चाहे बात यहाँ इंसानों की करें, चाहे बात करें परिंदों की। बेशक आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की जहाँ परिंदों को मुश्किल पेश आ रही है, वहीं ऐसे बहुत सारे परिंदे हैं जो घर ना मिलने की वजह से, पेड़ ना होने की वजह से, माहौलियात को साफ सुथरा ना होने की वजह से काफ़ी दूर हमसे चले गए हैं या आज वो ख़त्म होने के दहाने पर हैं। इसीलिए आपकी मुलाकात हम एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो काम करती हैं परिंदों के लिए। उनका घर ना होकर एक खूबसूरत सा चिड़ियाघर बन गया है, जिसमें कई सारे परिंदे रोज़ाना आते हैं और अपना उसको मस्कन भी बनाते हैं। और मस्कन इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे घोंसले बना रखे हैं और उनके दाने पानी का भी इस्तेमाल करती हैं। कैसे करती हैं ये काम, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक खानदान को जानवरों और परिंदों का इतना शौक है कि उन्होंने अपने 2 मंजिला घर को परिंदों के चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया है। घर के चारों तरफ लकड़ी, घास, प्लास्टिक और रुई से बने घोंसले बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 30 से 40 चिड़ियाँ, 10 से 20 कबूतर और मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे इसे अपना घर समझते हैं और वहीं रात गुजारते हैं और उनके रखे हुए दाने खाकर अपना पेट भरते हैं। यहाँ पर परिंदों को इतनी सहूलतें मिलती हैं कि वो अंडे भी देते हैं, जहाँ से छोटे परिंदे बनकर निकल जाते हैं और उनका नाम भी लिया जाता है। ये कहानी कांकेर शहर के आमपारा में रहने वाली सिमता खटवानी के खानदान की है। इन्होंने अपने घर में 50 से ज़ायद घोंसले लगाए हैं, जहाँ से उन्हें रोजाना खाना और पानी फराहम किया जा रहा है। इस चिड़ियाघर को अब तकरीबन 10 से 12 मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों ने अपना घर समझना शुरू कर दिया है। परिंदों की चहचहाहट की आवाज दिन रात घर में गूंजती रहती है, जिससे घर वालों को एक नई तवानाई मिलती है। जब हम कांकेर शिफ्ट हुए तो हमारे घर में ना ही आंगन था, ना ही कोई ऐसा स्पेस था जहाँ पर हम बैठ सके या घर में पेड़ पौधे लगा सके। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बालकनी में ही चिड़िया के लिए कुछ करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए और धीरे धीरे दाना पानी शुरू किया देना। तो अब ऐसा हो गया कि दिन भर चिड़ियों की चहचहाट रहती है और बहुत प्रकार की चिड़िया बालकनी में आती है। उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। और कितने प्रकार की चिड़िया है यहाँ पर? 10 से 12 प्रकार की चिड़िया आती है। क्या खिलाते हैं उनको जैसे कबूतर हो गए, वो मक्का बाजरा खाते हैं, और जो छोटी चिड़िया है वो धान खाती है, कनकी खाती है। ऐसे अलग अलग टाइप की चिड़िया है जो अलग अलग दाना खाते हैं, तो हम हर प्रकार का दाना उनके लिए रखते हैं। दर हकीकत जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने वाली सिमता खटवानी शहर आने से पहले गांव में रहती थी। इस दौरान वो गांव के हरे भरे दरख्तों, पौधों और परिंदों को देखती और उनके साथ खेलती, ताकि ये माहौल उसे दूर ना कर दे। इनके खानदान के शहर आने के बाद इन्होंने जानवरों और परिंदों के लिए काम करना शुरू कर दिया। शुरू में वो शहर और गिरदोनवा में बेदारी पैदा करने के लिए प्याले, परिंदों के घर और दीगर चीजें बनाती थी। जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस शदीद गर्मी और भूख प्यास से परिंदे मरते देखकर उन्होंने अपने घर को परिंदों के रहने के लिए चिड़ियाघर में तब्दील करने के बारे में सोचा। आज बांस, लकड़ी, नारियल की रस्सी, रुई और दीगर चीजों से 50 से ज़ायद घोंसले बनाए जा चुके हैं, जहां परिंदों की तकरीबन 10 से 12 अक़साम रहती हैं। सिमता खुद रोजाना परिंदों को खाना और पानी देती हैं। खाने में वो चावल के टुकड़े, चने के टुकड़े, धान की बालियां वगैरह खाने के तौर पर पेश करती हैं। हर जगह पानी के बर्तन भी भरे रखे गए हैं ताकि परिंदे पानी पी सकें।
उन्हें कुदरती माहौल का तजुर्बा देने के लिए इन्होंने घर को मुख्तलिफ दरख्तों और पौधों से सजाया है। मैं बुआ के साथ रोज यहाँ पर चिड़िया को पानी और दाना देती हूँ और यहाँ पे हम लोग रोज शाम को फीडिंग में डॉग लोग को खाना देने जाते हैं। यही नहीं, समता परिंदों को बचाने के लिए लकड़ी के घोंसले और मिट्टी के प्याले लोगों में तकसीम करती हैं। इन्होंने दूसरे जानवरों तक खाना पहुंचाने के लिए एक ऑटो खरीदा है। इससे वो रोजाना कुत्तों को दूध और रोटी और दूसरे मवेशियों को खाना खिलाती हैं। समता की ये कोशिश यकीनी तौर पर लोगों को मुतासिर करती है कि इन बेआवाज मखलूक को बचाना कितना जरूरी है, ताकि उनकी मादूमी के खतरे से 2-4 नस्लों को बचाया जा सके। ब्यूरो इनपुट के साथ जीटी न्यूज। दोस्तों, दरख्तों की हिफाजत करना हम सब का फर्ज बन जाता है, खास तौर से जब दरख्त आज काटे जा रहे हैं। बेशक हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है उससे हम जुड़ जाएं, एक पेड़ माँ के नाम। बेशक ये एक ऐसी मुहिम है जो दरख्तों की तादाद को बढ़ा सकती है। बहरहाल ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब बात आती है दरख्तों की कटाई की, तब हमें एहसास होता है कि कितने सारे दरख्त रोज़ाना काटे जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं। इसीलिए माहौलियात की सफाई के लिए गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है। तो किस तरह से गोबर से लकड़ी बनाई जाती है, क्या प्रोसीजर है और इससे कौन लोग जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहौलियात को बचाने की कोशिशों के दरमियान हरियाणा के अंबाला जिले में दरख्तों की हिफाजत के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है। देखें कैसे लोग गाय के गोबर से लकड़ियां बना रहे हैं। इससे दरख्त काटने की जरूरत खत्म हो जाएगी और इसे ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आम लोगों की इस मुहिम को अंबाला जिले की म्यूनिसिपल काउंसिल की हिमायत हासिल हुई है। इसके लिए अंबाला छावनी में एक मशीन लगाई गई है जो शहर में गैर इस्तेमाल शुदा गाय के गोबर को लकड़ी में तब्दील करने में मदद देती है। इस टेक्नोलॉजी से न सिर्फ गाय के गोबर का सही इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि शहर की सफाई भी की जा रही है। गाय के गोबर से बनी लकड़ी का इस्तेमाल एक मुस्बत कदम है जो माहौलियात, मुआशरे और मईशत के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर से गाय का गोबर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे मशीन की मदद से लकड़ी में तब्दील किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई लकड़ी न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रही है, बल्कि गाय के गोबर को भी मुनासिब इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हम लोगों ने गोबर से लकड़ बनाने का कार्य शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है समय समय पर जो काम किया जाता है जिसके अंदर लकड़ का इस्तेमाल होता है, तो पर मैं सभी से ये है कि लकड़ अगर वो पेड़ों की यूज़ करते हैं तो उससे पोल्यूशन पर असर होता है, पर वो पोल्यूशन फैलाती भी है। दूसरा, एक पेड़ कटता है, उसके लिए गोबर से बनी हुई लकड़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप इन्वायरमेंट में भी फ़ायदा देते हैं। दूसरा, गोबर को भी ख़त्म करने में हमारा सहयोग होता है। तो इससे मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करें। बदलते हुए माहौलियाती हालात और जंगलात की कटाई से लाहा खतरात के दरमियान गाय के गोबर से बनी लकड़ी एक नई उम्मीद के तौर पर उभरी है। गाय के गोबर से लकड़ी बनाने का यह अनोखा इक़दाम न सिर्फ रिवायती लकड़ी का एक बेहतरीन मुतबादिल है, बल्कि ये माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी रिवायात पर अमल करने और किसानों को माशी फ़वाइद फराहम करने में भी मददगार साबित हो रहा है। इसके बेहतरीन रिजल्ट सामने आ रहे हैं सर। देखिए, इसके फ्यूम से एक तो आपको जो है किसी प्रकार की अगर कोई एलर्जी, एस्थमा वगैरह है वो आपको इसमें फील नहीं होगा। एंड दूसरा, लकड़ का प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कि ढाबों में आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तंदूर तपाने के लिए लकड़ ही काम आती है या कोयला चलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो लोग हमारा ये लगा रहे हैं वो बार बार हमसे रिपीट ऑर्डर्स लेकर जाते हैं। ये जी हम लेके आते हैं कि खाद, फिर इसमें डालते हैं मशीन में जी, फिर बनाते 4-5 दिन सुखाते हैं जी। कई बंदे आते हैं वीडियो बना के लेके जाते हैं। इस 4-5 दिन में तैयार कर लेते हैं। सूख जाती है लकड़, मशीन से तैयारी करने के बाद उसके बाद सुखाते हैं। गाय के गोबर से लकड़ी बनाने के अमल में गाय के खुश्क गोबर को मशीनों के जरिए लकड़ी की शक्ल में ढाला जाता है। फिर उन्हें धूप में खुश्क किया जाता है जो नमी को हटाता है और उन्हें जलाने के लिए तैयार करता है।
गाय के गोबर का इस्तेमाल खास तौर पर हिंदू आखिरी रसूमात में या फिर यज्ञ में और हवन के दौरान करते हैं। ये रिवायती लकड़ी का एक सस्ता और आलूदगी से पाक मुतबादिल फराहम करता है। गाय के गोबर से लकड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी ने मवेशी पालने वालों के लिए आमदनी का एक नया जरिया खोल दिया है। जहां पहले गाय का गोबर बुनियादी तौर पर खाद के तौर पर इस्तेमाल होता था, अब इसका तिजारती इस्तेमाल किसानों की आमदनी में भी इजाफा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कैंचियां हमें उड़ने से भला क्या खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बेशक जिनके अंदर हौसला होता है, जिनके अंदर हिम्मत होती है, उनके आगे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, वो जिंदगी में आगे बढ़ते ही रहते हैं। भूपेंद्र त्रिपाठी एक ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में कैंसर का दर्द भी झेला है। बावजूद इसके उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। उनकी इस जद्दोजहद में उनकी मां ने उनका साथ दिया और आज वो बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी आपको सुनाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक तहरीक बन गई है। आइए जानते हैं भूपेंद्र त्रिपाठी के बारे में। मिलिए भूपेंद्र त्रिपाठी से जो हिम्मत, जद्दोजहद और एतमाद की मिसाल कायम कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में रहने वाले भूपेंद्र अपनी तालिबे इल्मी की जिंदगी में बहुत ज़हीन थे और एक नामवर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन एक रात अचानक उनकी जिंदगी बदल गई। फॉलिज की वजह से उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ा और MRI स्कैन के बाद सामने आने वाली हकीकत ने सबको चौंका दिया। इनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था और डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 से 6 हफ्ते हैं। कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन भूपेंद्र और उनकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। कीमोथेरेपी और तमाम मुश्किलात के बावजूद वो 2 साल तक कैंसर से लड़ते रहे और आखिरकार डॉक्टरों ने उन्हें 100% कैंसर से पाक करार दिया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान उन्हें दी जाने वाली भारी दवाइयों की वजह से उनकी आंखों की आसाब मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर नाबीना हो जाएंगे। ये सदमा उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो टूट गए और डिप्रेशन में चले गए। लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने आप को समेटा, ब्रेल रस्मुल खत सीखा और सरकारी इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी। उनके एतमाद और मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने 8 इम्तिहान पहली ही कोशिश में पार कर लिए। ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी बल्कि एक पैगाम था, चाहे कितनी ही मुश्किलात आए, हिम्मत रखने वालों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जब हमारी बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये लास्ट स्टेज कैंसर था और डॉक्टर्स के अनुसार मैं केवल 5 से 6 हफ्ते का ही मेहमान था इस दुनिया में। तो ऐसे नाजुक समय में आप लोग सोच ही सकते हैं कि एक माँ बाप जिसका जवान बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसे पेरेंट्स पे और ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। परंतु मैंने मेरी माँ को देखा तो मैंने देखा कि उनकी आँखों में एक भी बूंद पैनिक की या फियर की, घबराहट की या फ्रस्ट्रेशन की नहीं थी। तो उनके अंदर एक हौसला था और एक ये बेचैनी थी कि कैसे कहाँ से इलाज मेरे बेटे का जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो उनको देख के मुझे भी हिम्मत आई और फिर जब अंत में मैंने भी डॉक्टर से लड़ाई की और मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर, मैं मेरी आखिरी सांस तक एक योद्धा के जैसे कैंसर और पैरालिसिस दोनों शत्रुओं से लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा कुछ भी हालत में। आज भूपेंद्र न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तहरीक का जरिया बन चुके हैं। उनकी मंसूबाबंदी की सलाहियत और खुद इन्हिसारी इस कदर जबरदस्त है कि उनके निगरान भी कहते हैं कि भूपेंद्र जब भी कहीं जाते हैं वो पहले ही उस जगह के बारे में वसी तहकीक करते हैं।
अब वो कैंसर के मरीजों की हौसला अफजाई के लिए काम कर रहे हैं। हर सुबह वो योगा और मुराकबे के साथ दिन का आगाज करते हैं और पूरे खानदान के लिए मंसूबा बनाते हैं। इनकी कहानी सिर्फ एक तहरीक नहीं बल्कि एक सबक है। अगर आप में हिम्मत और अज़्म है तो जिंदगी का कोई चैलेंज आपको शिकस्त नहीं दे सकता। असंभव नाम अपने शब्दकोश में से निकाल दो, क्योंकि आप जो कुछ भी संकल्प करो और उसमें अपना 100% डालो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि माता रानी महादेव की कृपा से आज मेरे बच्चे सब एक से एक एजुकेटेड हैं। भूपेंद्र त्रिपाठी की कहानी सिर्फ जद्दोजहद और फतेह की नहीं बल्कि ईमान, अज़्म और लगन की भी है। इन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन इम्तिहानात को पास किया बल्कि खुद को रूहानी तौर पर भी मजबूत किया। इनका ईमान ही था जिसने इसे हर मुश्किल वक्त में ताकत बख्शी। जब जिसने ताउन न किया, जब दुनिया अंधेरों में डूब गई, तब भी उनकी रूह रोशनी की तरफ रवा दवा रही। उनका मानना है कि हर चैलेंज, हर मुश्किल जिंदगी का एक सबक है जिस पर सब्र और लगन से काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, जब बात आती है माहौलियात की तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे आसपास का माहौल बेहद साफ सुथरा होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि हम चारों तरफ हरियाली का ख्याल रखें, पेड़ पौधे लगाएं। बहुत ज़्यादा हम पेड़ अगर ना भी लगा पाएँ तो कम से कम अपने घर में तो हम प्लांट्स लगा सकते हैं, हरियाली का इंतज़ाम कर सकते हैं ताकि हमें साफ़ सुथरी हवा मिल सके। बेशक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न सिर्फ अपने घर के लिए काम करते हैं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो न जाने अब तक कितने बेशुमार पेड़ लगा चुके हैं और ये मुहिम उन्होंने 11 साल की उम्र से शुरू की थी। आज तक न जाने कितने पेड़ पौधे उनके हाथों से लगाए जा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी ये ग्रीन कहानी। के.एन. राजशेखर ने प्रकृति ग्रीन दीक्षा मिशन के एक हिस्से के तौर पर 1 जुलाई 2020 को पौधे लगाना शुरू किया। इनका मकसद हरियाली फैलाना है। जब वो 11 साल के थे तो उनके वालिद ने उनमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके वालिद के अल्फाज ने उन्हें ग्रीन मिशन शुरू करने की तरकीब दी। मुलाज़मत मिलने के बाद इन्होंने 2016 से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें शुरू कर दी। राजशेखर तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में संगारेनी कॉलेज में मरकजी वर्कशॉप में फिटर के तौर पर काम करते हैं। 1 जुलाई 2020 को राजशेखरन ने अपने प्रकृति ग्रीन दीक्षा के हिस्से के तौर पर हर रोज एक दरख्त लगाना शुरू किया। 8 अगस्त 2024 को इन्होंने एक संग मील अबूर किया जब इन्होंने 1500वां दरख्त लगाया। इसके अलावा उन्होंने संगारेनी में पौधे लगाने में मदद की। मजमूई तौर पर उन्होंने 25,000 पौधे लगाए और 2 लाख पौधे तकसीम किए। इन्होंने 10 लाख बीज बोए और 1 करोड़ बीज बोने का हदफ है। इन्होंने लोगों को प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल की हौसला शिकने के लिए 40,000 कपड़े के थैले तकसीम किए। अपने दफ्तरी काम में जाने से पहले और दफ्तरी औकात के बाद राजशेखर एक पौधा लगाते हैं और लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं ताकि उन्हें दरख्त लगाने की तरकीब दी जाए। उनके ग्रीन मिशन में स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। मैंने 20,000 पौधे लगाए, 2 लाख पौधे वितरित किए और अब तक 10 लाख बीज बोए हैं। मैं प्लास्टिक की थैलियों से दूर रहने और उनके स्थान पर सूती थैलों का उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूकता पैदा कर रहा हूं। मैंने अब तक 40,000 कपड़े के थैले लोगों को मुफ्त बांटे। मैं चाहता हूं कि युवाओं से लेकर वयस्कों तक हर कोई वृक्षारोपण अभियान अपनाए। मैं यह भी चाहता हूं कि हर कोई अपने आवासीय परिसर में संचयन गड्ढे खोदे ताकि भूजल स्तर कम न हो। मेरे परिवार के सदस्य और सिंगरेनी कॉलियरीज के अधिकारी मेरे मिशन में मेरा समर्थन कर रहे हैं। 2017 में राजशेखर ने अपने काम की जगह पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन को गुलदस्ते के बजाय पौधे देने का रिवाज शुरू किया। जब वो शादी में शिरकत करते हैं तो तोहफे के तौर पर नए जोड़े को एक पौधा देते हैं और साथ में परिंदों का घोंसला भी। ऐसा
वातावरण में बहुत चेंजेस हो गया है। इस सिलसिले में राजशेखर जैसा एक छोटा एम्प्लॉई, सिंगरेनी कॉलेज का एक छोटा एम्प्लॉई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सिंगरेनी कॉलेज भी इनका बहुत एंकरेज कर रहा है। अपना केंद्र प्रभुत्व भी और राज्य सरकार भी पौधों का और झाड़ों का, पेड़ों का रक्षा करने में बहुत आगे है। और सब लोग यहाँ कोत्तागुडम एक खम्मम भद्राद्री जिला वासी भी बहुत उत्सुक है पौधों लगाने का और पर्यावरण परिरक्षण का। He plants so many plants and he established a green motor vehicle garden and a herbal garden at school level. I am also that creating the herbal garden at our school level. I inspired the Rajshekhar and so many district people also inspired the plantation, how to plant and what is the use of plantation. And nowadays the atmosphere balance, we want atmosphere balance, so we can plant every day. अपने ग्रीन मोटर व्हीकल गार्डन में वो नर्सरियों से पौधे खरीदते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं और उन्हें लगाने की तरकीब देते हैं। हर माह वो पौधे खरीदने के लिए अपनी तनख्वाह से तकरीबन 15,000 रुपए खर्च करते हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में राजशेखर अपनी गाड़ी से गिर गए, जो कि 2 पहिया है, और कुछ दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन फिर भी वो रोजाना एक दरख्त लगाने से पीछे नहीं हटे। राजशेखर के अपने मिलने जुलने वाले कहते हैं कि राजशेखर हरियाली फैलाने और माहौलियाती तहफ्फुज़ में ताउन करने में दूसरों के लिए एक तहरीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये सिलसिला अभी जारी है। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज़ पर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं वादी कश्मीर और आपकी मुलाकात एक ऐसे एथलीट से कराते हैं जो न सिर्फ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को मनवाना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि पूरे समाज में स्पोर्ट्स के तई, खेलों के तई रुझान को बढ़ाया जा सके। ख़ास तौर से अगर यहाँ ख़वातीन की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो उनका अज़्म यही है कि ख़वातीन को भी खेल की दुनिया से जुड़ना चाहिए, खेलों में आगे आना चाहिए। इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। तो किस तरह से आदिल ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, आइए जान लेते हैं। ये आदिल मंजूर पीर हैं, हिंदुस्तान के वाहिद एथलीट जिन्होंने आइस स्टॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप में तमगा जीता है। आदिल ने इस साल ऑस्ट्रिया में मुनाकिदा आइस स्टॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुल्क के लिए कांसे का तमगा जीता। आदिल की कामयाबी जितनी बड़ी है, उनकी जद्दोजहद भी उतनी ही बड़ी है। आदिल का ताल्लुक कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां इस खेल के लिए बुनियादी सहूलत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी हिम्मत और अज़्म के बलबूते पर आदिल ने पहले रग्बी से आगाज किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बर्फ के जखीरे पर हाथ आजमाया। आदिल आज अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन वो आइस स्टॉक के खेल से मुताल्लिक बुनियादी सहूलत की कमी का जिक्र करना नहीं भूलते। इक्विपमेंट जो है बहुत महंगे आते हैं एंड जो हमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, वो हमें यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं और दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। आदिल ने उन खामियों के दरमियान भले ही अपने आप को नए सिरे से आलमी सतह पर पेश किया, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आने वाली नस्ल को निचली सतह पर किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इन्होंने कुछ अहदाफ तय किए हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। इनका मकसद कश्मीर के नौजवानों, बिलखुसूस खवातीन को खेलों में आगे लाना है। इस सिलसिले में आदिल ने कुपवाड़ा में अपनी एकेडमी खोली, जहां पर वो बगैर किसी फीस के खवातीन को तरबियत और कोचिंग फराहम करते हैं। पर्टिकुलरली एक हमने अनसर्व्ड वुमेन एथलीट्स को टारगेट किया है, एक सेक्टर को पकड़ा है जिसमें हम उनकी हेल्प करते हैं।
हम वहाँ पे डिफरेंट टीम्स बना के उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बाद ताकि वो स्टेट में खेले और उसके बाद वो नेशनल में मेडल ले आए। जाहिर है कि अपनी शख्सियत के बलबूते पर आदिल न सिर्फ मुल्क में आइस स्टॉक के खेल को एक नई पहचान दे रहे हैं, बल्कि वो कश्मीर की खवातीन को खेलों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की तरकीब देने के लिए बामाने इक़दाम भी कर रहे हैं और जिसमें उन्हें हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो देखा आपने, अगर एक कदम मुस्बत उठाया जाए, एक कदम बेहतर उठाया जाए तो समाज की तस्वीर बदल सकती है। न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बदलेगी बल्कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो भी बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, अच्छा सोचें और उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखें। और साथ ही साथ जाने से पहले जो हमेशा हम आपसे कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, कंपनी